फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक देखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है या एनर्जी या पोटेंशियल क्या होता है देखते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक ईजिली पहुंच पाए। देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, तो आयनाइजेशन से मतलब है कहीं ना कहीं आयन बन रहे होंगे। आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी एटम, कोई अगर एटम है मान लीजिए, ठीक है, ये एटम है, अगर इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, कैटायन बनाता है। अगर ये एक कोई भी एटम है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, निकाल देता है अपने पास से, तो वो क्या बनाता है, कैटायन। ठीक है, ये बात आप सब लोग जानते हैं। या फिर कोई भी एटम एक्सेप्ट करता है, कोई भी एटम एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक्सेप्ट करता है तो वो क्या बनाता है, एनायन बनाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है आयन बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक में कैटायन और एनायन बनते हैं। तो ये जो आयनाइजेशन हो रहा है, आयनाइजेशन से मतलब है कहीं ना कहीं जो एटम है, एटम में से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेगा। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हमारी है वो कहीं ना कहीं इसी से बिलोंग करती है। ठीक है, तो देखिए ज़रा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा आउटर मोस्ट शेल है और इसमें है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाह्य कोश के किसी भी एटम के बाह्य कोश में से जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वही हमारी क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है ना। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए इसकी डेफिनेशन को। क्या कह रहे हैं, हम लोग हिंदी में ही बता रहे हैं, तो अगर जो बच्चे हिंदी के हैं वो हिंदी में भी इजीली लिख सकते हैं और इंग्लिश में नोट्स में अपने आप लोगों को सेंड कर ही देती हूँ। देखिए ज़रा, किसी भी एटम, कोई भी एटम है भाई, किसी भी एटम का ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो किसी भी एटम के बाह्य कोश, बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और हमें इलेक्ट्रॉन कौन सा रिमूव करना है, जो लूजली बाउंडेड होगा। ठीक है, लूजली बाउंडेड मतलब जो हल्के से जुड़ा हुआ है, पहले हम उसी को रिमूव करेंगे, है ना। तो उसको रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। अब बात आती है पोटेंशियल की। तो जितनी क्षमता से ये इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितनी क्षमता की ज़रूरत होती है वो क्या कहलाएगी, इसका पोटेंशियल कहलाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो जाहिर सी बात है ये जो एटम है वो क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा, है ना, कैटायन बन जाएगा। तो यही चीज़ है, एक इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ से निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। और जिस क्षमता से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की। अब देखिए ज़रा, जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट एटम है एक्स, पेरेंट एटम कह सकते हैं या एटम कह सकते हैं। इस एटम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, देखते रहिएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ऐसे तो निकलेगा, इस पर एक प्लस का चार्ज आ जाएगा, ये हमारा क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। ये हमारा पेरेंट एटम था, ये एक एटम है, एटम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन जब निकाला है तो ये जो हमारा बन गया है कैटायन बन गया है, इसमें प्लस का चार्ज आ गया है। जब प्लस का चार्ज होता है इट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है अपने पास से। ठीक है, लेकिन क्या ये यूं ही ऐसे ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, नहीं, इस पर हमें कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी।
हमें कोई बाहर से एक एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये जो बीच में है, हम लोग यहाँ पर कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर हमें ब्रेक करना है तो उसको हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो उसे ऊष्मा देते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ भी एनर्जी देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। IE1 लिखा है मैंने, ये 1 से मतलब है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है, अपने एटम में से हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है, पहला स्टेप किया है, इसलिए ये आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट नंबर की हो जाएगी। अब देखिए ज़रा, ये जो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, हमने इसको एनर्जी दी है ना, एनर्जी दी, इसका मतलब क्या हुआ? इस वाले एटम ने एनर्जी का क्या करा? अवशोषण किया, शोषित किया। ठीक है, इसने ऊष्मा ली, इसने एनर्जी ली, उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया। ठीक है ना। तो ये कैसे होती है, जो प्रोसेस होती है वो हमारी कैसी होती है? इसकी जो एनर्जी होती है वो ऑब्जर्विंग होती है। ये जो एटम होते हैं वो कैसे एटम होते हैं? एनर्जी ऑब्जर्विंग या एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है ये। ठीक है, एंडोथर्मिक से मतलब क्या होता है? ऊष्मा शोषी। ये जो एटम होते हैं वो ऊष्मा को शोषित करने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये प्रोसेस कौन सा कहलाएगा? एंडोथर्मी। ठीक है, एंडोथर्मी प्रोसेस कहलाएगा, ऊष्मा शोषी। और जो ये एटम होते हैं, ये एटम कौन से होते हैं? एनर्जी ऑब्जर्विंग। ठीक है, एनर्जी को अवशोषित करने वाले होते हैं ये सारे। देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या हो जाएगी? किसी भी एटम के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, नीड होती है, वही हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एनर्जी कहलाएगी। और जिस क्षमता से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो उसका पोटेंशियल कहलाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे हो जाएगी ये? जब हम किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यूं ही नहीं निकल जाएगा, जब हम इसे कोई भी ऊष्मा देंगे, कोई एनर्जी देंगे बाहर से, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, अलग होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे अलग होगा? जब हम इसको बाहर से एनर्जी देंगे, एनर्जी लगाएंगे, तो यही एनर्जी हमारी क्या है? फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी या एनर्जी कहलाएगी। और ये जो हमारे एटम होते हैं वो कैसे होते हैं? एनर्जी ऑब्जर्विंग, एब्जॉर्ब करते हैं, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। या ये पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस कैसा कहलाएगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आगे देखिए, अब हम अगर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो हम इस पेरेंट एटम में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे, हम इस वाले में से निकालेंगे। ठीक है, यूनी पॉजिटिव, यूनी से मतलब है एक पॉजिटिव आयन है, ये यूनी पॉजिटिव आयन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन फिर से निकालेंगे। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, 2 प्लस आ जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्या ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है हमें रिमूव ही करना है? हम आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं और इसमें मेन टारगेट क्या है? हमें एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, वही एनर्जी हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो भाई यहाँ पर हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जो एटम है, यूनी पॉजिटिव जो हमारा है ये आयन, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा ऊष्मा शोषी हो जाएगा, एनर्जी को अवशोषित करने वाला हो जाएगा, एनर्जी ऑब्जर्विंग हो जाएगा ये। ठीक है, और ये जो सारा प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? हमारा एंडोथर्मिक। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, IE2 हमारी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हमारी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें हम, या एंथैल्पी की बात करें, तो अब हम किस में से रिमूव करेंगे? अपने डाई पॉजिटिव आयन में से। डाई पॉजिटिव ये 2 है, 2 के लिए डाई बोलेंगे। डाई पॉजिटिव ये जो आयन है, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यूं ही निकल गया? नहीं भाई, हमें यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ी है, एनर्जी देंगे तभी तो ये निकलेगा, ऐसा थोड़ी ना निकल जाएगा। तो एनर्जी लगेगी, और वही एनर्जी हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगी? थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये जो अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? किसी भी
एटम के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। और ये जो हमारे एटम्स होते हैं, जिस एटम में से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, ये जो एटम होते हैं वो कैसे होते हैं, एनर्जी ऑब्जर्विंग एटम्स होते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है ना। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी कैसे आएगी, जब हम पेरेंट एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, और जब यूनी पॉजिटिव आयन में से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए क्या करेंगे, हम अपने डाई पॉजिटिव आयन में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो हमारे को थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी या पोटेंशियल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं आगे, क्या कह रहा है हमारा टॉपिक। देखिए ज़रा आगे है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी या आईई। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो हमारा है साइज़ ऑफ एटम। जो साइज़ ऑफ एटम होता है वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी को। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ ऑफ एटम के। मतलब अगर साइज़ ऑफ एटम मतलब एटम का साइज़ अगर बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो रहेगी वो कम रहेगी। ठीक है, अगर आपके एटम का साइज़ छोटा है तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो ज़्यादा होगी। समझिए, देखिए किस तरीके से इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए आप, ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, इसमें ये एक ही हमारा बाह्य कोश है। ठीक, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो है हमारा एक न्यूक्लियस, और इसमें हमारे कितने शेल्स हैं, ये हो गए। ठीक है, इसमें थ्री हो गए, इसमें 2 हो गए, और इसके बाह्य कोश में ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिएगा, अब आप ज़रा इन दोनों पिक्चर्स को देख करके बता सकते हैं कि इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है। ये जो एटम है इसका साइज़ छोटा है, इस एटम का साइज़ जो है वो बड़ा है। ठीक है, अब इसका साइज़ बड़ा है तो इसकी क्या हो जाएगी, इसका साइज़ बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब क्यों कम हो जाएगी, अच्छा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब ज़रा ये देखिए, ये इसके बहुत करीब में है, न्यूक्लियस के करीब में है ये। ठीक है, अब ये जो है वो न्यूक्लियस के क्या है, डिस्टेंस पे है। इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी एटॉमिक रेडियस और इसकी एटॉमिक रेडियस में देखिए डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसकी एटॉमिक रेडियाई जो है वो ज़्यादा है, इसकी कम है। कम है से मतलब क्या है, ये करीब में है, करीब में है तो अच्छे से स्ट्रांगली बाउंडेड है। ठीक है, लेकिन ये जो है वो स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड है। बंधा तो है न्यूक्लियस से, लेकिन थोड़े कम फोर्स से अट्रैक्ट, मतलब जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स है इस पर कम लग रहा है ना। इस पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा नहीं है, ये लूजली बाउंडेड है हमारा, क्योंकि ये दूर है, न्यूक्लियस से दूर है। ये न्यूक्लियस के पास है तो ये इससे ज़्यादा करीब में है, इससे स्ट्रांगली बंधा हुआ है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर एक रस्सी कोई ले लो, अगर बहुत अच्छे से गांठ लगी हुई है, बहुत टाइट से गांठ लगी हुई है, स्ट्रांगली गांठ लगी है, तो उसको खोलने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर हल्के से गांठ लगी हुई है तो उसको हम आसानी से खोल सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा लूजली हल्के से बंधा हुआ है इस न्यूक्लियस से, और ये वाला जो है वो करीब में है तो अच्छे से बंधा हुआ है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन। तो भाई इसको निकालने के लिए क्या होगा, एनर्जी हमें कम चाहिए होगी। इसको हम हल्की सी एनर्जी देंगे, थोड़ी सी एनर्जी में ही हमारा काम हो जाएगा, बस हल्की सी एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब ये हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो बात समझ में आ गई आपको, जहाँ पर एटम का साइज़ छोटा होगा वहाँ पर एनर्जी हमारी ज़्यादा लगेगी, इट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन जहाँ पर एटम का साइज़ बड़ा होगा, जब बड़ा है तो जाहिर सी बात है उसके बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर है तो जाहिर सी बात है वो आसानी से निकल जाएगा, कम एनर्जी लगने पर ही। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला भी आपको
पॉइंट समझ में आ गया होगा, साइज ऑफ एटम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। चलिए देख लेते हैं, अपना सेकंड पॉइंट है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये जो पॉइंट है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला, ये आपने नाम सुना हुआ है, इस पर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं, बताया था हमने। और ये जो वैल्यू होती है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम निकालना भी बताया था हमने स्लैटर रूल की हेल्प से। तो देखिए ज़रा क्या होता है। ENC यहाँ पर जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, Z जो होता है वो हमारा एटॉमिक नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, तो एटॉमिक नंबर से ही मतलब है हमारा। ये जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी के। अगर हमारा ENC की वैल्यू बढ़ेगी, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, हमको एनर्जी भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। आपने देखा होगा जब हम पीरियड्स में चलते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का हमने ले लिया 11, Mg 12 है ना, और Al 13, ये हमने 3 ले लिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका वो करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 हो जाएगा, इसका 2,8,2 हो जाएगा, और उसका हो जाएगा 2,8,3। देखिए इसमें हमारा जो होता है, जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं पीरियड में, तो क्या होता है, हमारे जो शेल नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं। ठीक है, तो शेल नंबर से क्या होगा, एटम का साइज़ तो बढ़ नहीं रहा है, एज इट इज़ है, क्योंकि शेल इसमें भी 3 हैं। देखिए ज़रा, ये इसमें भी 3 हो गए, इसमें भी 3 हो गए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी बना लेते हैं हम लोग। अब इसमें भी 3 हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाह्य कोश में, इसमें हमारे 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इसका जो हमारा होता है Na का, हमारा Z की वैल्यू क्या होती है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या हो जाएगा, इसका 11। ठीक है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 13 हो गया। ज़रा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो 11 इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं। बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको न्यूक्लियस जो है अपनी ओर खींचेगा। भाई खींचेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम एनर्जी में इसका काम हो जाएगा। ठीक है, और ये खिंच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पर खिंच जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे 12 हैं, 12 प्लस हैं, मतलब पॉजिटिव होते हैं ना। यहाँ पर जो हमारा वो होता है न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स के कारण होता है, तो यहाँ पर प्लस रहते हैं। तो यहाँ पर 12 प्लस हैं जो कि हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। भाई यहाँ पर जो 12 हैं वो 2 को खींच रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर 11 लोग हैं और एक आदमी को खींचना है, तो भाई 11 लोग एक आदमी को तो खींच ही लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर 12 हो गए, ठीक है, 12 हो गया, एक ही तो कैंडिडेट बढ़ा, और यहाँ पर 2 लोगों को खींचना है, तो कुछ ज़्यादा मेहनत लगेगी नहीं लगेगी, मेहनत भी ज़्यादा पड़ेगी। और ये जब खिंचाव पड़ेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा ये कंजस्टेड हो जाएगा। ये ज़्यादा कंजस्टेड नहीं होगा, ये तो इजीली आ जाएगा इसके पास, लेकिन ये होगा थोड़ा सा खिंचाव होगा, है ना, थोड़ा सा खिंचेगा, क्योंकि ये 2 लोग खिंच रहे हैं। यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब भाई 13 हैं और 3 लोगों को खींचना है, अपनी तरफ खींचना है, तो यहाँ मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा सिकुड़ जाएगा, यहाँ पर जो होगा ज़्यादा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, देखिए शेल नंबर तो सेम रहेंगे, शेल नंबर जो है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ही रहेंगे। लेकिन जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं, तो होता क्या है, ENC की वैल्यू बढ़ती जाती है, ENC की वैल्यू बढ़ रही है। ये ENC क्या होता है, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इट मीन्स Z की वैल्यू, तो ये बढ़ी रही है, 11 12 13, देखिए बढ़ी रही है, ENC की वैल्यू बढ़ती है। जब ENC की वैल्यू बढ़ती है, ENC की वैल्यू बढ़ती है, तो क्या होता है,
हमारे एटम का जो साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, कंजस्टेड हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर कम सिकुड़न होगी क्योंकि ये अकेला बंदा है, आसानी से खिंच जाएगा। यहाँ पर दो लोग हैं, थोड़ा सा ये खींचना नहीं, ये इधर खींचेंगे, ये भी खींचना चाह रहे हैं, ये इसको खींच रहे हैं, मेहनत ज़्यादा पड़ रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। यहाँ पर 3 लोग हैं, 3 को खींचा जाएगा तो यहाँ और ज़्यादा सिकुड़न हो जाएगी। ठीक है, तो इसका साइज़ छोटा होता जाएगा। यहाँ साइज़ ज़्यादा छोटा नहीं होगा, यहाँ कुछ कुछ छोटा हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और जैसे ही साइज़ छोटा होगा, थोड़ा सा रहता है, शेल नंबर उतने ही रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं साइज़ थोड़ा सा होता है, वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा, और जब छोटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रांगली बाउंडेड हो जाएंगे। इन पे अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो ज़्यादा लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा इन पे, और ये जो होंगे वो स्ट्रांगली बाउंडेड हो जाएंगे। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड हो जाएंगे, तो इनको रिमूव करने के लिए भी एनर्जी हमें ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है ना, इनको हमको रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ENC हमारा बढ़ता जाता है, तो ENC बढ़ेगा तो हमारा IE की वैल्यू भी बढ़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी हमारी बढ़ती जाएगी। जब हम ऐसे ऐसे चलेंगे तो हमारी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, इसमें कम, इसमें उससे ज़्यादा, फिर इसमें उससे ज़्यादा, ऐसे करके बढ़ रही है। जब ऐसे करके बढ़ेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम एनर्जी, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और हमने बताया ही आपको कि यहाँ पर 2 लोगों को खींचना पड़ रहा है तो ज़्यादा ताकत लगेगी, फिर यहाँ पर 3 को खींचना पड़ रहा है तो और ज़्यादा ताकत लगेगी, है ना। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हमारा ENC की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। ठीक है, ये पॉइंट भी मैं जहाँ तक समझती हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए ज़रा, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। जो स्टेबिलिटी होती है हमारी, स्टेबिलिटी का मीन्स आप समझते हैं, स्टेबल है कोई चीज़, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। कैसे होती है ज़रा देखिए, हमको पता है या तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या फिर फुल फिल्ड ऑर्बिटल। जैसे मान लीजिए ये P है और ये हमारा हाफ फिल्ड है, ठीक है, और ये हमारा है फुल फिल्ड। ये हमारा फुल्ली फिल्ड है, ये हमारा हाफ फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ये हमारा ज़्यादा स्टेबल है कंपैरिजन में हाफ फिल्ड के। लेकिन अगर हम बात करें इनकम्प्लीट की, ना तो ये हाफ फिल्ड है और ना ही ये फुल फिल्ड है। ठीक है, ना तो ये हाफ फिल्ड है और ना ही ये फुल फिल्ड है हमारा। तो देखिए ज़रा, स्टेबल कौन है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, उसके बाद में ये स्टेबल है और सबसे कम ये। तो भाई ये दोनों जो हैं वो स्टेबल हैं। ठीक है, आप भी जानते हैं ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या फुल फिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबल होते हैं। अब ये देखिए इनकी पेयरिंग हो रखी है। अब इसमें से अगर आप चाहो कि एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें तो क्या इतनी आसानी से निकल जाएंगे? इम्पॉसिबल, इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे। यहाँ पर हमको बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो स्टेबल ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, तब कहीं जाके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, ये भी स्टेबल है लेकिन कंपैरिजन में, फुल के कंपैरिजन में कम स्टेबल है। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें से भी अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो क्या इतनी आसानी से निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। यहाँ से भी इतनी आसानी से नहीं निकलेगा भाई, यहाँ भी आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, क्योंकि ये ब्लैंक इतनी ईजिली नहीं हो पाएगा। हमें कहीं ना, क्योंकि हम, आपने देखा होगा हम लोग एक्साइटेड स्टेट करते थे हाइब्रिडाइजेशन में, तो वहाँ पर हमें एनर्जी देनी पड़ती थी, कुछ ना कुछ एनर्जी देते थे। तो वही चीज़ है, ठीक है।
तो यहाँ से भी अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम तो हमें यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम ये बात करें ये जैसे कि इनकम्प्लीट है, तो यहाँ से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो ये बहुत ईजिली निकल जाएगा। यहाँ एनर्जी यहाँ भी लगेगी बट यहाँ उतनी एनर्जी नहीं लगेगी, ये कम स्टेबल है ना, ये कम स्टेबल है, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो हमारी कम लगेगी। तो जो जितना स्टेबल होगा, जो ज़्यादा स्थायी होगा, ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में होगा, उसमें हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, स्टेबल है, कोई भी चीज़ है वो स्टेबल है तो उसको उसकी जगह से हटाना इतना ईजी रहेगा? इम्पॉसिबल है। और जो स्टेबल नहीं है उसको तो बस हल्का सा पुश करना है, हल्का सा, और वो अपनी जगह से हट जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी समझती हूँ क्लियर हो गया होगा आपको स्टेबिलिटी वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए फोर्थ पॉइंट जो है वो शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल में देखिए ज़रा, हमारे कौन कौन से होते हैं, एस पी डी एफ। ठीक है, अब एस पी डी एफ, आप वाउ के नियम के अकॉर्डिंग आपने देखा है कि जो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन होता है वो एस में फिल होता है, ठीक है ना, फिर पी में होता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो एस जो होता है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के करीब में होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है तो एस जो होता है वो हमारे इसके करीब में रहता है। पी जो होगा वो एस के कंपैरिजन में न्यूक्लियस से दूर रहता है। ठीक है, डी जो होता है वो इन दोनों के कंपैरिजन में और ज़्यादा दूर रहेगा। एफ जो होगा वो इन तीनों के कंपैरिजन में और ज़्यादा दूर रहता है न्यूक्लियस से। ठीक है ना, तो एस जो होता है वो सबसे करीब में होता है, क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है कहते हैं ना 1s2 2s2, तो देखिए शुरुआत में एस ही एस आ रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं पी आता है। तो एस जो होता है वो सबसे करीब में होता है। अब भाई जो ये करीब में है, ठीक है, ये इतना दूर है, ये इतना दूर है और ये इतना दूर है, तो आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं भाई जो पास में होगा उसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, जो दूर होगा उसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। तो जो ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांगली बाउंडेड हैं तो जाहिर सी बात है उनमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कही जाएगी तो फिर कैसे निकलेगा, आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा एस में ज़्यादा, पी में उससे कम, फिर डी में उससे, और एफ में सबसे कम एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो इस अकॉर्डिंग चलेगी। एस में अगर हमें कोई एस से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, पी में उससे कम, फिर डी में उससे कम, और एफ में सबसे कम एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी पॉइंट क्लियर हो जाता है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल आएगा यहाँ पर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड। पीरियड की बात कर रहे हैं तो पीरियड जैसा कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सेम वही पॉइंट है, सेम वही पॉइंट है। लेकिन अगर आपसे सेपरेटली पूछ लिया जाता है इस तरीके से कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, कैसे इफ़ेक्ट करेगा, तो पता होना चाहिए। अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो देखिए ज़रा, ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है या किस क्षमता से, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहिए, आयनाइजेशन एनर्जी कहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहिए, कुछ भी कहिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए तो जवाब आपका यही रहने वाला है। ठीक है, पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। जब लेफ़्ट टू राइट चलते हैं जैसे कि हमने आपको बताया, तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ शेल जो होते हैं, नंबर ऑफ़ शेल जो होते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेल जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, सेम रहेंगे। लेकिन हमारा ENC इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ता जाता है। ENC की वैल्यू जो होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है ना, ENC की वैल्यू जब बढ़ती है तो क्या होता है, शेप जो होता है, एटम का साइज जो होता है, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ENC बढ़ता जाता है लेफ़्ट टू राइट चलने पर, और एटम का साइज जो होता है वो छोटा होता जाता है। और जब एटम का साइज छोटा होता जाता है तो फिर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो बढ़ता जाएगा, किस किस के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में और आउटर मोस्ट शेल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, है ना, क्योंकि साइज ऑफ एटम
कैसा हो गया, डिक्रीज़ हो चुका है। और ENC हमारी बढ़ रही है, ENC बढ़ता है, साइज ऑफ एटम जो होता है वो हमारा घटता जाता है। ठीक है, तो सब हमारा साइज ऑफ एटम हमारा घट रहा है तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ करेगी। क्योंकि हमने आपको बताया था जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ENC के, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अभी हमने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था, देखिए ये बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है ये भी तो बढ़ेगी भाई, ENC बढ़ रहा है ना, साइज़ आपका जो हो रहा है वो एटम का जो साइज़ है वो घट रहा है। और हमने आपको ये भी बताया था फर्स्ट पॉइंट में कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ ऑफ एटम के, साइज़ ऑफ एटम के। देखिए सब चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। एटम का जो साइज़ है अगर वो छोटा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बड़ी होगी। तो देख लीजिए साइज़ ऑफ एटम जो है वो हमारा छोटा है, छोटा है तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, जो हमने आपको बताया था, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, 11, 12, 13, वही चीज़ है जब हम पीरियड में चलेंगे लेफ़्ट टू राइट में तो हमारा नंबर ऑफ शेल तो होता है वो सेम रहता है और ENC हमारा बढ़ता जाता है। जब ENC बढ़ता जाता है तो साइज़ जो होता है एटम का, ठीक है, साइज़ ऑफ एटम जो होता है वो डिक्रीज़ करता जाता है। ठीक है, ये डिक्रीज़ करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो हमारी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इतना बढ़ जाता है, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्ट्रांगली बाउंडेड हो जाते हैं, तो फिर उनको रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे किसके, ENC के। ठीक है, तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, वो बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन ग्रुप। अब ग्रुप की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने पीरियड की बात करी, यहाँ पर 6 पॉइंट डाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हमको ग्रुप में चलना है। ग्रुप में मतलब टॉप टू बॉटम की बात करें, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम चलते हैं, जब ऊपर से नीचे की तरफ हम चलते हैं तो क्या होता है, हमारे साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है। साइज़ ऑफ एटम, साइज़ ऑफ एटम क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है। जब साइज़ ऑफ एटम हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा तो भाई जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस के बीच में और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो हमारा क्या है अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा मतलब लूजली बाउंड हो जाएंगे। भाई साइज़ हमारा बढ़ रहा है, यहाँ पर हमारे 2 थे, फिर यहाँ पर 3 हो गए, फिर यहाँ पर 4 हो गए शेल। ठीक है, तो देखिए ज़रा हमारी एटॉमिक रेडियाई जो है वो बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर कुछ कम है, यहाँ पर और ज़्यादा हो गई, यहाँ पर और ज़्यादा हो गई। तो इस तरीके से एटम का जो साइज़ है वो देखिए आप बढ़ता जा रहा है। जब एटम का साइज़ बढ़ रहा है तो इनके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होता जा रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत कम एनर्जी लगाने पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, बहुत कम एनर्जी लगाने पर। तो अगर एटम का साइज़ बड़ा होगा तो हमको एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। इट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ एटम के। ठीक है, तो देखिए ज़रा यहाँ पर साइज़ हमारा बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, घटती जाएगी। तो इसका मीन्स क्या हो गया, आयनाइजेशन हमारी, अगर हम कहें आपसे कि अगर आप ग्रुप में चल रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी या बढ़ेगी। तो भाई जाहिर सी बात है आपके एटम का साइज़ जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी या आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो डिक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी क्योंकि आपका साइज़ ऑफ एटम है वो इंक्रीज़ कर रहा है। जब ये इंक्रीज़ करेगा तो ये हमारा डिक्रीज़ करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इतना ही ध्यान रखिएगा और अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं।
तो इस तरीके से ये हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे हम लोग, तो वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।